वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। हमने लास्ट लेक्चर में स्टीरियो आइसोमरिज्म की फर्स्ट टाइप स्टडी की थी, दैट वाज कन्फर्मेशनल आइसोमर। उसके बाद हमने कन्फिग्रेशनल आइसोमरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को कवर कर लिया है। इन दिस लेक्चर वी विल बी कवरिंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और इनेंशियोमरिज्म। Now first of all let's see कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है और ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले आपके पास लाइट क्या चीज़ है। लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लाइट बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में विजिबल पोर्शन की कॉम्बिनेशन है। तो ये विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। नाउ अगर हम वाइट लाइट की बात करें तो वाइट लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। इनकी वेवलेंथ हमारे पास डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब ये है कि वाइट लाइट की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। अगर हमने लाइट को मोनोक्रोमैटिक बनाना है, मोनोक्रोमैटिक का मतलब है वो लाइट जिसमें सारी रेज़ की वेवलेंथ सेम हो और सबका कलर सेम हो, तो उसके लिए हम लाइट के रास्ते में रख लेते हैं क्रोमेटर। नाउ ये क्या करता है, ये लाइट की वेव्स को एक डायरेक्शन में पास करवाता है सिर्फ। तो उसमें से सिर्फ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट्स पास हो सकती हैं और बाकी लाइट्स पास नहीं हो सकती। तो ऐसी लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो पोलराइज़र के थ्रू पास करके एक ही प्लेन में और एक ही वेवलेंथ की लाइट हो, ऐसी लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज़ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। नाउ लेट्स सपोज ये जो बाउंड्री हमें नज़र आ रही है, दिस इज़ अ मिरर। अब मैंने मिरर के एक तरफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रखा, मैंने एक सॉक ली, सॉक जिसको हम जुराब कहते हैं। अब अगर मैं इसकी मिरर इमेज को देखूंगा तो मिरर में मुझे इस सॉक की इमेज नज़र आएगी कुछ यूँ। नाउ अगर हम दोनों इमेजेस को उठाकर एक दूसरे के ऊपर रखें, तो अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करके लेके जाऊं और इसके ऊपर रखूं, तो क्या होगा कि जो मिरर इमेज है वो एग्जैक्टली ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे फिट आ जाएगी। तो ऐसी मिरर इमेजेस जो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट फिट आएँ, उनको हम कहते हैं सुपर इम्पोजिबल। उनको हम कहते हैं सुपर इम्पोजिबल, या हम एक और टर्म यूज़ करते हैं ए कायरल, यानी कायरल नहीं है ये मिरर इमेज, सुपर इम्पोजिबल है। नाउ ऐसा ही केस मॉलिक्यूल्स के साथ है। नाउ मैं एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ जो सिर्फ सिंगल प्लेन में है। So this is a molecule which lies in a single plane. This is like it. ये एक प्लेन में है, यूँ ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है और दरमियान में कार्बन है, like this। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बनाता हूँ, so this will be the mirror image of this molecule। तो अगर मैं इस मिरर इमेज को देखूँ तो दरमियान में कार्बन है, इधर A है, इधर B है, इधर C है। नाउ अगर मैं इस मिरर इमेज को टर्न करके इसके ऊपर सुपर इम्पोज करूं, तो अगेन C वाला पोर्शन यहाँ से मैं टर्न लेके यहाँ तक लेके जाता हूँ C वाले पोर्शन को, तो मुझे क्या मिलेगी, जो मिरर इमेज है वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल के ऊपर एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो जाती है। सो कहने का मतलब है कि देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स जिनकी मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ए कायरल मॉलिक्यूल्स। नाउ जो मिरर इमेजेस अपनी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे सुपर इम्पोज हो जाएं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ये एक ही चीज़ है और हमें दो डिफरेंट एंगल से दिखाई गई है। तो जब एक मॉलिक्यूल की मिरर इमेज दूसरे मॉलिक्यूल यानी जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर जाए,
तो इसका मतलब ये होगा कि बोथ आर दी सेम मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमें दो डिफरेंट एंगल से दिखाए गए हैं। नाउ लेट मी टेक अनदर मिरर। मैं एक और मिरर लेता हूँ लाइक दिस। नाउ लेट मी टेक एन ऑब्जेक्ट। मैं एक ग्लासेस लेता हूँ, ग्लासेस का पेयर। सो दिस इज़ अ पेयर ऑफ ग्लासेस। नाउ लेट मी एज्यूम कि इस ग्लासेस के पेयर का एक जो ग्लास है वो ब्रोकन है और एक ग्लास ठीक है। अब अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखूं तो इसकी मिरर इमेज मुझे कुछ यूं नज़र आएगी, लाइक दिस। अब अगर मैं मिरर इमेज को ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे उठा के सुपर इम्पोज करूं तो मैंने ये जो इस इमेज की स्टिक्स हैं इनको एग्जैक्टली ओरिजिनल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी स्टिक्स पर मैच करना है। तो यूं मैं ले जाऊंगा मिरर इमेज की स्टिक्स को। तो ग्लासेस की क्या कंडीशन आएगी, दिस विल बी द ब्रोकन ग्लास एंड दिस विल बी द अनब्रोकन ग्लास। तो अब मैंने इस मिरर इमेज को जब दूसरी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज किया है तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रही। तो ऐसी मिरर इमेजेस को हम कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल, इनको हम कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल या इनको हम कहेंगे कायरल। नाउ सेम इज़ द केस विथ सम मॉलिक्यूल्स। लेट मी ड्रॉ अ मॉलिक्यूल। मैं एक कार्बन बनाता हूँ सेंटर में, इसके साथ में 4 ग्रुप्स अटैच करता हूँ। दिस इज़ अ टेट्राहेड्रल, 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल शेप है। सो कार्बन के साथ एटम ए, एटम बी, एटम सी और एटम डी अटैच्ड है। सो दिस इज़ द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। अब मैं इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बनाऊंगा तो मुझे ए यहाँ पर, बी बिल्कुल मिरर के सामने, देन सी और देन डी मिलेंगे। नाउ देखते हैं कि क्या ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सो इसके लिए मैं मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशंस में बनाता हूँ। दिस इज़ ए, हेयर वी हैव बी, देन हेयर वी हैव सी and here we have D. So this is a 3-dimensional view of this molecule. Now इसकी mirror image का मैं 3-dimensional view बनाता हूँ। This is A, this is B, this is C and this is D. नाउ लेट्स सी कि क्या ये मिरर इमेजेस एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मिरर इमेज को रोटेट करके लेके जाऊँगा इसके ऊपर। तो जब मैं मिरर इमेज को रोटेट करूँगा मैंने ए को ए के ऊपर और बी को बी के ऊपर लाना है। तो ए आ जाएगा ए के ऊपर, बी आ जाएगा बी के ऊपर। अब आप अगर मिरर इमेज को गौर से देखें तो व्हाट विल हैपन आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन। अब ये हो जाएगा कि हमारे पास डी आ जाएगा सामने और सी चला जाएगा पीछे की तरफ। तो यूँ मिरर इमेज की रोटेशन से हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोज नहीं हो रही। नाउ अगर आप क्लियरली देखें तो रोटेशन से ए के ऊपर, बी के ऊपर, जबकि सी और डी एक दूसरे पर नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है। नाउ दिस वन एंड दिस वन आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट, दे आर different objects. इसी तरह this molecule and its mirror images, they are not same but both of them are two different things. तो ऐसी mirror images जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना हो या जो कायरल हो
वो सेम नहीं होती। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं या कायरल हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट हैं। उनमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट है क्योंकि स्पेस में उनके एटम्स की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं कि ये कायरल मॉलिक्यूल्स यानी जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं वो किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। नाउ मैंने ये दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, एक ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, एक उसकी मिरर इमेज है। एक को मैं नाम दे देता हूँ मॉलिक्यूल नंबर ए एंड सेकंड इज़ मॉलिक्यूल नंबर बी। अब मैंने दोनों मॉलिक्यूल्स की सॉल्यूशन बनाई। I turned both these molecules into a solution form. Now let's see how they are different. ये एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह बिहेव करेंगे। अब मैंने दोनों की सॉल्यूशन पर लाइट थ्रो की। कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो दोनों की सॉल्यूशन पर मैंने लाइट को थ्रो किया। अब लाइट का जो ओरिजिनल पाथ है वो स्ट्रेट होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट। लेकिन ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, इनमें से एक मॉलिक्यूल लाइट को बेंड कर देगा क्लॉकवाइज, लाइट को बेंड कर देगा क्लॉकवाइज बाय से फॉर एग्जांपल एंगल जो कि है अल्फा डिग्रीज। अब जो इसकी मिरर इमेज है वो क्या करेगी, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बेंड कर देगी लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बेंडिंग का एंगल दोनों का सेम होगा। अगर इसमें अल्फ़ा डिग्री है तो इसमें माइनस अल्फ़ा डिग्री बेंडिंग होगी ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन जो बेंडिंग की डिग्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एक ने 30 डिग्री बेंड किया क्लॉकवाइज तो दूसरा करेगा 30 डिग्री बेंड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज। बेंडिंग का एंगल एग्जैक्टली बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी। तो अब हमारे पास वो दो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं या जो कायरल होते हैं, उनकी हम जब सॉल्यूशन बनाते हैं और उसके थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब पास करते हैं तो उनमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को बेंड करता है क्लॉकवाइज और दूसरा जो है वो लाइट को बेंड करता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो मॉलिक्यूल इनमें से लाइट को क्लॉकवाइज बेंड करेगा उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं डी। ये लाइट को क्लॉकवाइज बेंड करेगा। और जो आइसोमर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज बेंड करेगा तो उसको हम कहेंगे लीवो रोटेटरी। तो इनमें से जो मॉलिक्यूल भी लाइट को एंटी क्लॉकवाइज बेंड करेगा उसको हम लीवो रोटेटरी कहेंगे, डिनोटेड बाय एल। तो इसको याद रखने के लिए एक आसान सा बात है कि एल से लेफ़्ट, एल से लीवो रोटेटरी। तो जो लाइट को बेंड करेगा लेफ़्ट डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दैट आइसोमर विल बी L फॉर लेफ़्ट, L फॉर लीवो रोटेटरी, और दूसरा ऑटोमेटिकली डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कौन सा आइसोमर लाइट को क्लॉकवाइज बेंड करेगा और लाइट को एंटी क्लॉकवाइज। तो A और B में से कौन सा आइसोमर लाइट को क्लॉकवाइज बेंड करेगा और लाइट को एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आप मॉलिक्यूल को देखकर यानी इसको या इसको देखकर ये नहीं कह सकते कि इनमें डेक्स्ट्रो कौन सा है और लीवो रोटेटरी कौन सा है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड आइसोमरिज्म। इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स हैं A और दूसरा मॉलिक्यूल है B, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। हम इन दोनों की सॉल्यूशन बनाएंगे। अब इनमें से जो भी लाइट को क्लॉकवाइज बेंड कर देगा उसको हम डेक्स्ट्रो कहेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज बेंड कर देगा उसको हम लीवो कहेंगे। सपोज़ कि अगर हमने A और B की सॉल्यूशन बनाई तो इसमें से A वाले ने लाइट को कर दिया क्लॉकवाइज बेंड तो इसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो और B वाले को हम कहेंगे लीवो।
और अगर इन दोनों की सोल्यूशन में अगर ए वाले ने लाइट को लेफ़्ट बेंड कर दिया तो इसको हम कहेंगे लीवो रोटेटरी, और बी वाले को हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इस आइसोमेरिज्म में हम बाकी आइसोमेरिज्म्स की तरह फेस देख के या मॉलिक्यूल को देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सा इनमें से डेक्स्ट्रो है और कौन सा इनमें से लीवो है। दिस इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म क्या है कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस आइसोमेरिज्म में वी हैव टू मॉलिक्यूल्स। ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कायरल। कायरल का मतलब है कि दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होंगे, लाइक यू कैन सी ए एंड बी। ये दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। अब दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में क्या होते हैं? कायरल। अब उनमें से एक जो है वो लाइट को बेंड करता है क्लॉकवाइज, उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और दूसरा लाइट को बेंड करता है एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। और ये एक्सपेरिमेंट की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और कौन सा लीवो रोटेटरी है। मॉलिक्यूल को देखकर हम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि इन दोनों में से कौन सा डेक्स्ट्रो है, कौन सा लीवो रोटेटरी। So repeating my statement again, in optical isomerism or enantiomers we have always two molecules. ये isomerism भी cis trans की तरह pairs में exist करती है। These two molecules will be chiral, यानी कि non superimposable mirror images of each other। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इन मॉलिक्यूल्स की हम सॉल्यूशन बना के उसके ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को थ्रो करेंगे। We will throw plain polarized light on the solution of both of these molecules. उसमें से जो लाइट को बेंड करेगा क्लॉकवाइज दैट विल बी कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लाइट को बेंड करेगा एंटी क्लॉकवाइज उसको हम कहेंगे लीवो रोटेटरी। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, या हमें एक मॉलिक्यूल को देख के कैसे पता चलेगा कि आया इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो इस पे सुपर इम्पोजिबल होगी या सुपर इम्पोजिबल नहीं होगी। तो आपके लेवल पे हर वो मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर में कार्बन हो, कार्बन के चारों बॉन्ड्स सिंगल हों लाइक दिस, और इसके साथ चारों ग्रुप्स डिफरेंट अटैच्ड हों, लाइक यहाँ पर अलग ग्रुप है, यहाँ पर अलग ग्रुप है, यहाँ पर अलग ग्रुप है, यहाँ पर अलग ग्रुप है। सो आपके लेवल पे वो कार्बन जिसके सारे बॉन्ड्स सिंगल हों, देन बॉन्ड सिंगल होने के बाद उसके जो चारों ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हों, 4 ग्रुप्स विल बी डिफरेंट। ऐसे कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन। ऐसे कार्बन को, यानी जिसके चारों बॉन्ड सिंगल हैं और जिसके साथ चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ऐसे कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन, या इसके लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। तो अब जिस मॉलिक्यूल के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन होगा तो वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ड्रॉ अनदर मॉलिक्यूल। सो दिस इज़ अनदर मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर में कार्बन है, कार्बन के चारों बॉन्ड्स सिंगल हैं और इसके साथ चारों ग्रुप्स डिफरेंट अटैच्ड हैं, लाइक दिस इज़ अनदर मॉलिक्यूल। सो ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्योंकि इसमें हमारे पास कायरल कार्बन है। नाउ लेट्स सी दिस फर्दर विद एग्जाम्पल नंबर ए। एग्जाम्पल ए से हम इसको फर्दर भी देखते हैं। सो एग्जाम्पल ए में मेरे पास कायरल कार्बन है, तो इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। तो लेट मी ड्रॉ अ मिरर। अब इसकी मिरर इमेज को देखते हैं। तो इसकी मिरर इमेज में सेंटर में कार्बन और इसके 4 सिंगल बॉन्ड्स हमें यूं नज़र आएंगे। नाउ वी हैव COOH हेयर, हाइड्रोजन हेयर,
OH here and CH3 here. सो ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं. सॉरी, CH3 विल बी here and hydrogen will be here. So these two are mirror images of each other. अब अगर हम इसको उठाकर इस पर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें तो OH विल गो एट द प्लेस ऑफ H एंड H विल गो एट द प्लेस ऑफ OH. तो ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं है, ये दोनों मिरर इमेजेस कायरल हैं. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन होगा यानी कायरल कार्बन मौजूद होगा, वो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे. नाउ इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता लेकिन वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक अमाइन बनाता हूँ. अमाइन में यहाँ पर मेरे पास है लोन पेयर, यहाँ पर है मेरे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर है CH3 ग्रुप और यहाँ पर है C2H5 ग्रुप. सो दिस इज़ एन अमाइन. अब अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखूं तो सेंटर में नाइट्रोजन, ऊपर लोन पेयर होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर CH3 होगा और यहाँ पर C2H5 होगा. नाउ इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन नहीं है, इसके सेंटर में क्या मौजूद है? नाइट्रोजन. लेकिन अगर हम इन मिरर इमेजेस को सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें तो CH3 जाएगा यहाँ पर C2H5 पर और C2H5 जाएगा यहाँ पर CH3 पर. तो ये मॉलिक्यूल्स भी नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं या कायरल हैं. तो इट मीन्स कि ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है. इसके अलावा लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. सो ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, एलीन है, कंसेक्टिव डबल बॉन्ड्स हैं. अब इस कार्बन के साथ दो ग्रुप्स लगे हैं A एंड B, लेकिन ये किस प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में. सो दीज टू A एंड B एटम्स आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. और पीछे वाले कार्बन के साथ A और B लगे हैं, दे आर इन वर्टिकल प्लेन. ये यूं वर्टिकल प्लेन में है और दूसरे दो जो हैं वो इसके साथ यूं हॉरिजॉन्टली पड़े हैं. तो पीछे वाले A B वर्टिकल हैं और ये वाले A B क्या हैं? हॉरिजॉन्टल हैं. नाउ लेट मी ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ दिस मॉलिक्यूल. सो दिस इज़ कार्बन, दिस इज़ B, दिस इज़ A. डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर A, यहाँ पर B. नाउ दीज आर टू मॉलिक्यूल्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. अब हम इन दोनों को सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं. तो जब हम सुपर इम्पोज करेंगे, B को B पर लाने की कोशिश करेंगे, A को A पर लाने की. तो इस मॉलिक्यूल के लिए हम क्या करेंगे? या यहाँ से A को A पर और B को B पर लाने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ से हम B को उठा के इधर लेके जाने की कोशिश करते हैं. तो हमने जब ऐसा किया तो A आ गया A पर, B आ गया B पर. तो यूं तो मॉलिक्यूल फिक्स आ गया. नाउ लेट्स सी के फ्रंट पर क्या होता है. नाउ A को A पर हम ले गए, B को हम उधर B पर ले गए. लेकिन जब फ्रंट वाली बात की तो फ्रंट में क्या हुआ? A हमारे पास सामने आ गया और B हमारे पास पीछे चला गया. तो ये मिरर इमेजेस एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होती. तो ये मॉलिक्यूल्स दोनों भी कायरल हैं और ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे. सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से मॉलिक्यूल्स शो करते हैं? हर वो मॉलिक्यूल जिसमें एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा, वो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे. इसके अलावा वी हैव मैनी अदर मॉलिक्यूल्स विच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जांपल अमाइंस में भी हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है, एलीन्स में भी हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है. तो इसका मतलब ये हुआ
कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए सिर्फ एसिमेट्रिक कार्बन का होना ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं जो एसिमेट्रिक कार्बन के बग़ैर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो क्या कंडीशन ऐसी है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूल शो करे? तो मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है? तो मॉलिक्यूल्स को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कायरल होना ज़रूरी है, यानी वो मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा वो कायरल होगा, यानी उसकी मिरर इमेज दूसरे उसकी ओरिजिनल मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकेगी। तो कायरल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? हर वो मॉलिक्यूल जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन है वो कायरल है। इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स एसिमेट्रिक के बगैर भी कायरल हैं, वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या एनेंशियोमेरिज्म शो करने की जो एसेंशियल कंडीशन है वो ये है कि मॉलिक्यूल कायरल हो, यानी उसकी मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज नहीं होती हो। नाउ लेट्स सपोज कि मैंने एक सोल्यूशन ले ली। नाउ इस सोल्यूशन के अंदर मैंने 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी डाल दिया और 50% लीवोरोटेटरी, यानी दो कायरल मॉलिक्यूल्स डाले इक्वल अमाउंट में 50-50%। अब अगर मैं इसके थ्रू लाइट पास करूंगा तो व्हाट विल हैपन? तो अगर मैं इसके थ्रू लाइट पास करूंगा तो D और L इक्वल अमाउंट में है, ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करेंगे और लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएगी। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें हमारे पास 50% D हो और 50% L हो, तो दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास करती है थ्रू सच ए सोल्यूशन, और ऐसी सोल्यूशन को हम कहते हैं या ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। नाउ अगर एक मिक्सचर में एक आइसोमर की अमाउंट ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल 70% मेरे पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो गया और 30% लीवोरोटेटरी, तो फिर क्या होगा? फिर मेरे पास लाइट बेंड करेगी किस डायरेक्शन में? इन क्लॉकवाइज, क्योंकि मेरे पास डेक्स्ट्रो की अमाउंट ज़्यादा है। इसको हम कहते हैं पार्शियल रेसिमाइजेशन, क्योंकि लाइट उतनी फुली बेंड नहीं करती जितना इसको करना चाहिए, लेकिन जो आइसोमर ज़्यादा है उसकी डायरेक्शन में लाइट बेंड हो जाएगी, और ऐसे फिनोमिनन को हम कहेंगे पार्शियल रेसिमाइजेशन, यानी एक आइसोमर दूसरे आइसोमर के इफ़ेक्ट को पार्शियली कैंसिल कर रहा है। So before moving further, let's revise optical isomerism और enantiomerism. Optical isomerism क्या होती है या enantiomers क्या होते हैं? These are two molecules. Now these two molecules are non-superimposable mirror images of each other. They are non-superimposable मिरर इमेजेस होने चाहिए एक दूसरे के लाजमी। ग्रुप सारे सेम अटैच होंगे तब ये आइसोमर्स की कैटेगरी में जाएंगे। अगर एटम्स का डिफरेंस आ गया फिर आइसोमर्स नहीं होंगे। ये कॉन्सेप्ट मत समझिएगा कि आपके पास ये दो मिरर इमेजेस हैं, यहाँ पर COOH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर NH2 है, ये एक आ गया, और ये दूसरा यहाँ पर OH है, यहाँ पर OR है, यहाँ पर H है और यहाँ पर Cl है। नाउ ये तो आइसोमरिज्म की कैटेगरी में आते ही नहीं हैं। तो जो दो मॉलिक्यूल्स हम ऑप्टिकल आइसोमर्स में डालेंगे दोनों के साथ सारे ग्रुप सेम होंगे और वो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगे। देन अब हम इसके थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट को थ्रो करेंगे। इनमें से एक लाइट को बेंड करेगा क्लॉकवाइज, उसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी। एक लाइट को बेंड करेगा एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम कहेंगे लीवोरोटेटरी। नाउ इन दोनों को डिटरमिन करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटली लाइट को पास करना पड़ता है और एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमिन करते हैं कि कौन सा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और कौन सा लीवोरोटेटरी आइसोमर है। सो दिस इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड आइसोमरिज्म। नाउ यहाँ पर हम दो बड़े कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आपको ग्लूकोज के बारे में या कोई भी मॉलिक्यूल दे देते हैं,
ग्लूकोज फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं। ग्लूकोज का पूछा और पूछा कि इसके अंदर कितने एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं, यानी इसके अंदर कायरल कार्बन्स कितने हैं। हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज। सो लेट मी ड्रॉ ग्लूकोज फर्स्ट, देन वी विल काउंट कायरल कार्बन्स इन ग्लूकोज। नाउ इफ वी सी दिस मॉलिक्यूल, सो फर्स्ट कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल नहीं है, सो दिस इज़ नॉट अ कायरल कार्बन। सेकंड कार्बन के साथ चारों बॉन्ड सिंगल हैं, सो ये पहला क्राइटेरिया कायरल कार्बन का पूरा करता है। अब इसके साथ ग्रुप्स देखते हैं, तो फर्स्ट इज़ दिस ग्रुप, सेकंड इज़ दिस ग्रुप, थर्ड इज़ दिस होल ग्रुप विद दिस कार्बन एंड फोर्थ इज़ दिस होल ग्रुप। तो इसके साथ चारों ग्रुप्स डिफरेंट अटैच्ड हैं, सो दिस कार्बन इज़ कायरल कार्बन। इसी तरह अगर हम कार्बन नंबर 3 को देखें, तो इसके साथ चारों बॉन्ड सिंगल हैं और 1 2 3 और 4 चारों ग्रुप्स डिफरेंट अटैच्ड हैं, सो दिस कार्बन इज़ ऑल्सो कायरल कार्बन। इसी तरह कार्बन 4 और कार्बन 5 भी कायरल हैं। जबकि कार्बन 6 को देखें तो इसके साथ 2 ग्रुप सेम अटैच्ड हैं, तो ये कायरल नहीं है। तो पहले 4 कार्बन्स कायरल हैं, सो वी कैन से कि ग्लूकोज हैज़ 4 कायरल कार्बन्स। नाउ यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। नाउ एक बात जहन में रखें कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। इसमें हमारे पास एनोमेरिज्म, एपीमेरिज्म, एनेंशियोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये सब आती हैं। तो अगर आपसे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछें तो उसमें सारी टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इंक्लूडेड हैं, लेकिन आपके कोर्स में स्टीरियो आइसोमेरिज्म की हर टाइप इंक्लूडेड नहीं है। बट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे। सो उसके लिए वी यूज़ द फॉर्मूला 2 raised to the power n, where n is the number of chiral carbons in this molecule. So n is the number of chiral carbons. तो अगर आपसे पूछें ग्लूकोज में टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, यानी जितनी भी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स हैं वो सब मिला के कितनी होंगी, तो 2 raised to the power number of chiral carbons in glucose is 4. So 2 raised to the power 4 becomes equal to 16. तो ग्लूकोज के टोटल स्टीरियो आइसोमर्स का नंबर है 16। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं मीज़ो आइसोमर्स। नाउ व्हाट आर मीज़ो आइसोमर्स? सो लेट मी ड्रॉ अ मॉलिक्यूल। दिस इज़ 1 कार्बन एंड दिस इज़ अदर कार्बन इन द मॉलिक्यूल। नाउ अगर मैं इसके साथ 3 ग्रुप्स बनाऊं और इसके साथ 3 ग्रुप्स बनाऊं, सो वी हैव कार्बन ए एंड कार्बन बी। सो कार्बन ए के साथ यहाँ पर ए, फ्रंट पर बी और बैक पर सी अटैच्ड है। इसी तरह कार्बन बी के साथ फ्रंट पर ए और टॉप पे ए, फ्रंट पर बी और बैक पर सी अटैच्ड है। नाउ अगर मैं इन दोनों के दरमियान मिरर लगा दूं तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमें 2 नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस मिल जाती हैं। नाउ दीज मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो एक ही मॉलिक्यूल में हमें ऐसी कन्फिग्रेशन मिल रही है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमें सिमेट्री की वजह से 2 नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस मिल रही हैं। अब इनमें से एक होगी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरी लाजमी होगी लीवो रोटेटरी। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में हमारे पास डेक्स्ट्रो जो है वो लीवो को क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा और ओवरऑल इस मॉलिक्यूल की नो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, इसकी कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली न्यूट्रल होगा। तो इस मॉलिक्यूल में दोनों पोर्शंस बन जाते हैं इसकी सिमेट्री की वजह से। एक डेक्स्ट्रो बन जाता है, दूसरा लीवो, क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में ओवरऑल हमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। ऑल्दो कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर ए
और कार्बन नंबर बी, ये दोनों कायरल कार्बन्स हैं, बोथ ऑफ देम आर कायरल कार्बन्स। तो मीज़ो आइसोमर्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कायरल कार्बन होने के बावजूद कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उसमें जो दोनों कायरल कार्बन्स होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाते हैं और एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट स्टीरियो आइसोमरिज्म। थैंक यू।